कि नगर निगम जो है जब जागती है जब पूरी दुनिया उजड़ जाती है। साल भर जो स्थायी जो लोग हैं, जो बड़े बकायेदार हैं, उनके खिलाफ टैक्स वसूली करने में सर कभी कभी बहुत नाकाम साबित होता है नगर निगम। ये तो नहीं पता, नगर निगम वालों का हिसाब जेल की तरफ नहीं निकलता। जेल वाले भी तो अपना हिसाब चुकता करने के लिए पहुंच जाएंगे, उस दिन बड़ी दिक्कत होगी। बड़ी बात ये होगी, पंजीयन विभाग के संपदा में एक पूरा गाँव का गाँव गायब हो गया। दूध निकल रहा होगा तो मलाई भी निकल रही होगी, और मलाई भी निकल रही होगी तो घी भी निकल रहा होगा, पर इसका कोई भी हिसाब नगर निगम में कहीं नहीं है। हम भी वहाँ मौजूद थे कांग्रेस की बैठक की, हमने स्थिति देखी कि खड़ों में बटी हुई कांग्रेस यथावत दिख रही थी। उमंग सिंगार जीतू पटवारी की भी दूरियां बाकायदा खींची हुई दिख रही थी। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। खबरें और राजनीति दोनों अपनी अपनी जगह हैं। खबरें आपको इस शहर से अवगत कराती हैं, राजनीति इस शहर में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी देती है। हम आज जो खबरें निकाल के लाए हैं उसके पहले, चूँकि आज शेखर बागुरा जी अवकाश पे हैं, अपने परिवार के साथ घूमने गए हुए हैं, इसलिए आज ये सेवाएं हमको योगेश राठौर जी के सौजन्य से मिल रही हैं। योगेश जी जो है 20-22 साल से पत्रकारिता में है, अनादि टीवी सहित कई चैनलों में काम कर चुके हैं और विभिन्न विषयों पर उनकी अलग अलग पकड़ है। तो आज हमने फिर इनको पकड़ा है, हमने कहा तुम चलो और हमारे साथ खबरें बताओ, तो इसलिए आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। तो योगेश जी शुरू करें अपन? हाँ। बिल्कुल सर। तो अब हम सबसे पहले आज पत्रिका की खबरों शुरू कर रहे हैं। पत्रिका की खबरों में एक बड़ी खबर है कि नगर निगम जो है जब जागती है जब पूरी दुनिया उजड़ जाती है। उनकी दिल जीत का शो हुआ था, दिल तो जीत के ले गए पर नगर निगम को लूट के ले गए वो। और उनके जो पैसे थे, जो बाहर उन्होंने गाना बजाना गाया था और खूब बड़ा समारोह हुआ था इंदौर में, और ये जो है उनका 3 दिन में मनोरंजन कर न देना। अब क्या हो रहा है कि वो दिल जीत तो चले गए, अब कोई हरजीत आ रहे हैं। तो हरजीत के लिए वो दिल जीतने वाले हरजीत का आवेदन लगाने चले गए। तो नगर निगम तो पहले से उधार बैठी थी, नगर निगम ने तुरंत पकड़ लिया कि पहले दिल जीत कहाँ, उसके पैसे ला के दो, उसके बाद ही अगला कार्यक्रम होगा, नहीं तो कार्यक्रम नहीं होगा। क्या है शेखर जी, नगर निगम की क्या स्थिति है ये? देखिए, दिलजीत दोसांझ का जो शो हुआ था वही जो आयोजक है अब अरिजीत सिंह का भी शो करा रहे हैं। क्योंकि दिलजीत दोसांझ ने बड़ा आयोजन किया था, इसके पहले जो उसका टैक्स वसूली जो करना था मनोरंजन टैक्स की, तो उसकी नोटिस भी जा चुके थे। चूंकि कार्रवाई नहीं हुई, अब अरिजीत सिंह का जो शो होना है उसके आवेदन लगाया था उसकी अनुमति के लिए। तो उन्होंने कहा कि पहले दिलजीत दोसांझ का जो है वो वसूली जो है वो बकाया पूरी कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के जो अस्थायी शोज होते हैं इसकी टैक्स वसूली तो होती है, लेकिन जो स्थायी टैक्स जो है, जो बड़े बड़े बकायेदार है, उनसे टैक्स वसूली करने में नगर निगम क्यों नाकाम रह जाता है, विषय ये है, सवाल ये उठता है। जिस तरह से क्रिकेट के मैच होते हैं, जब भी कहीं ना कहीं वसूली के लिए नगर निगम आगे आ जाता है, तो जब अस्थायी आवेदन आते हैं, जब अस्थायी इवेंट होते हैं, उस समय ये नगर निगम जागता है। साल भर जो स्थायी जो लोग हैं, जो बड़े बकायेदार हैं, उनके खिलाफ टैक्स वसूली करने में सर कभी कभी बहुत नाकाम साबित होता है नगर निगम। पर मेरा ऐसा मानना है कि चलिए नगर निगम जब जागी तब सवेरा पैसे तो नगर निगम के कहीं जाते हैं। नगर निगम का हिसाब जो है वो बनिए जैसा हिसाब है, डूबेगा नहीं भी, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, आ जाएगा पैसा, चलिए ठीक है। एक और बड़ी खबर है इसमें पत्रिका में, आईडीए और नगर निगम के बीच अब हिसाब चुकता करने की तैयारी शुरू हो गई है। मतलब नगर निगम भी अब कपड़े उतार के भिड़ गया है कि हमारा हिसाब करना है, और आईडीए भी अपना हिसाब लेके बैठ गया। आप भी आ जाओ, हम भी आ जाए, दोनों मैदान में आ गए। तो नगर निगम ने जो 2 अधिकारी बैठा दिए हैं, अब प्राधिकरण में 2 और अधिकारी बैठा दिए उन्होंने कि इस पूरा संपत्ति करके खाते खंगालो और इनसे पैसे निकालो। प्राधिकरण ने भी अपने अधिकारी इधर बैठा लिया, नगर निगम ने भी अपने अधिकारी बैठा दिए, सब खोल खाल के देख लो इनका क्या हिसाब किताब निकलता। हालांकि 15 सालों से दोनों का एक दूसरे को हिसाब हुआ नहीं, खींचातानी इसमें चल रही है कि इधर नगर निगम ने 20 बकायेदार पुराने बड़े दिग्गज उनके भी हिसाब निकाल दिएंगे। तो वसूली को लेकर क्या है ये तो पता नहीं, पर दोनों के बीच में हिसाब चुकता करने की एक लाइन खींच गई है। और इस खींचतान के बीच में कलेक्टर की बड़ी भूमिका रही है। आशीष सिंह जी ने दोनों को बिठा के एक समन्वय बनवाया कि भैया बैठ के जो भी निपटारा होता हो कर कुरा लो, थोड़ा सा 19-20 हो रहे हो तो हिसाब चुकता करो, कहाँ कारोबार का हिसाब रहता है, क्या है? देखिए, 15 साल से आपने कहा कि 15 साल से वही का वही ढर्रा चल रहा है, लेकिन आसान नहीं, इतना आसान नहीं है। 2 उन्होंने अपने नगर निगम ने अपने अधिकारी बिठाए हैं। अब जब नगर निगम आईडीए के का बकाया निकालेगा तो आईडीए भी कहीं ना कहीं निकाला। जिस तरह से एमपीबी के खिलाफ नगर निगम ने निकाला था, तो एमपीबी ने भी अपना हिसाब बना के भेज दिया। तो चूंकि कुल मिला के ये आसान इतना नहीं है जितना संपत्ति कर की जांच होना है। अब नगर निगम बड़े बकायेदार संपत्ति कर है, जो मैंने जैसे पहला कहा, बड़े बकायेदार संपत्ति कर जो उनके खुद के क्षेत्र में आते हैं, उनकी वसूली नहीं कर पा रहा। अब आईडीए के ऑफिस में बैठ गए। अब दफ्तर में बैठने के बाद में कितनी वसूली होगी सर, ये तो अब समय आने पर पता चलेगा। लेकिन आशीष सिंह की भूमिका जरूर अहम है कि वो किसी न किसी तरह के इन दोनों
विभागों का समन्वय निपटारा बैठाते हैं। करना। एक और बात है कि ये तो नहीं पता, नगर निगम वालों का हिसाब जेल की तरफ नहीं निकलता, जेल वाले जो तो अपना जी, हिसाब बिल्कुल। चुकता करने के लिए पहुंच जाएंगे, उस दिन बड़ी दिक्कत हो तो जाएगी। जेल फिर जेल विभाग अपने पास कि आप हमारे ऑफिस में बैठिए और हमारे साथ हिसाब कीजिए, हाँ, ऐसे ही तो वो होगा। कहते हैं आप हमारे आ जाओ, फिर सारा हिसाब कर हिसाब लेंगे कर अपन लेंगे। बैठ के। तो ये तो है। आपके पत्रिका खबरें खत्म हो गई, अब हम अग्निबाण की खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण की खबरों में सब सामान्य खबरें हैं। एक तो आज से पुलिस पेट्रोल पंपों में नगद का लेन देन बंद हो गया है, और अब वो वहाँ पर जो है कार्ड से ही पेमेंट वो जो मिला करेगा। ये क्या हो रहा है, मतलब क्या भरोसा नहीं है क्या कि पैसे जमा करते फिर हैं? ये निकलते बहुत क्या है? बहुत मतलब मुश्किल काम लगता है पुलिस पेट्रोल पंप पर अगर कैश की व्यवस्था, क्योंकि कई लोगों के पास में जो होता है या तो कार्ड नहीं होता, और ऑनलाइन मैंने देखा कई बार कि जो यूपीआई से पेमेंट नहीं लेते पंपों पे कई जगह। तो अगर यूपीआई से पेमेंट नहीं लेंगे तो हर व्यक्ति एटीएम कार्ड या कार्ड लेकर नहीं चलता है, तो थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। लेकिन देखना होगा कि पुलिस पेट्रोल पंप पर कितने समय में ये सुविधा जो है ये बाकायदा चालू शुरू हो पाएगी। हाँ हाँ, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत भी हो जाएगी ना। इसमें वाची का भरोसा नहीं हो रहा है क्या कर्मचारियों के पैसे जमा करेंगे कि नहीं? भरोसा वो यही वाली बात है कि अब ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है जो वो। एक और खबर पे हम बात कर लेते हैं। ये पंजीयन विभाग ने संपदा का, जो पंजीयन विभाग में रजिस्ट्री का काम चालू हो रहा है, और एक बड़ी बात ये होगी कि पंजीयन विभाग के संपदा में एक पूरा गाँव का गाँव गायब हो गया है, और जो है इसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। गाँव वाले घूमते फिर रहे हैं कि भैया ये रजिस्ट्री का क्या होगा, दूसरे साल भी नहीं हो पा रही, पेंडिंग पड़ा हुआ है ये मामला। क्या है ये पूरा मामला? सर देखिए, ये जो गांव का गांव गायब हो गया, यूँ तो पंजीयन विभाग की स्थितियां सबको पता है कि बड़ा मुश्किल से अब जब पटरी पर आना शुरू हुआ है, क्योंकि कई फाइलें गायब है वहाँ पर, कई फाइलों की स्थितियां है ही नहीं। अब जब गांव का गांव गायब हो गया है तो ये कलेक्टर को ये संज्ञान में लेना पड़ेगा कि पंजीयन विभाग आखिर चल कहाँ रहा है, क्योंकि जब रजिस्ट्री वाली बात है, जब गांव वाले पहुंचे तब जाके खुलासा होने, तो सालों से यहाँ पर जमीनें बिक रही है, खरीदी हो रही है। तो ये बड़ा विचित्र काम, सवालिया निशान उठाता है पंजीयन विभाग के कार्यशैली पर कि किस तरह से ये विभाग काम कर रहा है आखिर में। और भी खबरें हैं, केवल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसके अंदर 2 महीने तक लखनऊ स्टेशन नहीं जाएगी प्रयागराज की ट्रेन। वहाँ जो है इंदौर पटना एक्सप्रेस भी वहाँ रुकेगी नहीं। और धार में कांग्रेस के नए प्रभारी चौधरी का दौरा होने वाला है। और इसके अलावा बाकी सब सामान्य खबरें हैं। बाकी खबरों में कुछ नहीं, जो आप खबरें नियमित रूप से निकलती हैं वो खबरें हैं। बाकी इन खबरों में कोई विशेष बात नहीं है। प्रभात किरण की खबरों में बात कर लेता हूँ। प्रभात किरण की खबरों में विशेष रूप से तो आज कुछ नहीं, एक खबर पर जरूर हम बात कर लेते हैं। वो ये है कि वो पहली बार जो है इतना बड़ा पेनल्टी लगाई गई है कि 37 लाख रुपए की फ्लिपकार्ट पर पेनल्टी लगाई गई है। और मैं सोचता हूँ इसके पूर्व किसी बड़ी इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी पे इस प्रकार की पेनल्टी नहीं लगाई गई थी। और होर्डिंग लगाने को लेकर मामला है, लॉटरी खुल गई, 37 लाख रुपए एक बार में आ गए नगर निगम को। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, फ्लिपकार्ट कंपनी ने एक होर्डिंग लगाया है राजकुमार ब्रिज के पास में, और वो ऑनलाइन कंपनी है और ऑनलाइन सारे बिक्री खरीदी करती है। चूंकि बाहर की कंपनी है तो आसान हो गया बकाया के लिए नोटिस देना। चूंकि ये मामला 37 लाख रुपए का, और नगर निगम के इतिहास में मेरे ख्याल से इस तरह का जो होर्डिंग्स पर, अवैध होर्डिंग्स पर जो राशि वसूलने का जो एक काम है, ये पहला ऐसा मामला है कि 37 लाख रुपए की सबसे बड़ी राशि का इन्होंने पेनाल्टी लगाया। इसमें 5 साल का बकायदा 5 लाख रुपए इन्होंने पेनाल्टी, 3 साल का पेनाल्टी भी लगाया। 5 लाख रुपए लगभग उसकी पेनाल्टी बन रही है, जो एक्चुअल राशि के अलावा पेनल्टी जो लगाई जा रही है। ये तो बोर्ड तो अभी लगेगी, 3 साल से लगे हुए। नहीं, लेकिन वो उन्होंने, उनका जो नियम है कि एक बार अगर लग जाए तो उसकी जो वो नियम के अनुसार जो अगर अवैध रूप से लगते हैं तो 3 साल की वसूली करते हैं वो लोग। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। ये है कि जो केसरबाग रोड पे जो रेलवे फाटक है वहाँ पे ब्रिज बनना है, पर ब्रिज बनाने से वो ब्रिज तो बनना है, उसका काम कर टेंडर वगैरह हो चुके हैं। इधर ये हो रहा है कि जहाँ इसके बाद भी जो सड़क बनी है उस पर बाकायदा खंबे लगाए जा रहे हैं। वो कहते हैं हमें क्या लेना देना, हमारा काम टेंडर है, हमें हम तो खंबे लगा के हमारा काम खत्म कर दे। मतलब नगर निगम की हालत ये है कि जब काम शुरू होने वाला है तो फिर किस लिए आप वहाँ खंबे लगा रहे हो? देखिए, ये आसपास के रहवासी भी, उनका ये कहना है कि इस तरह से अगर कोई भी काम बिना योजना के किया जाएगा तो ये धन की का दुरुपयोग, ये सीधे सीधे पैसे का दुरुपयोग है। अब जब ऑलरेडी वहाँ काम शुरू होना है, ऐसे में वहाँ लाइट लगाओगे, उसके बाद में सारा पैसा खर्च करेंगे, उसके बाद जब काम शुरू होगा ब्रिज का तब वापस से उस पैसे का दुरुपयोग, ये तो रहवासी इस बात को लेकर आपत्ति उठा रहे कि जब काम शुरू होना है तो इस धन का दुरुपयोग आखिर में क्यों किया जा रहा है। तो नगर निगम को और ये जो भी विभाग इसके संबंधित काम करने वाले हैं उनको ये सोचना होगा कि पहले हम आगे की योजना को समझ लें कि आगे की योजना आखिर क्या है। अगर वहाँ पर ब्रिज बनना है तो अभी इसका काम थोड़ा सा पेंडिंग में डाल दें। हाँ, तो नगर निगम का कहना भी तो यही है ना कि कोई पहली बार थोड़ी धन का दुरुपयोग हो रहा है जो परेशान होने का बात है। आप बात पहले भी होता रहा है। तो अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं आपसे। दोपहर की खबरों में आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि सिगरेट और तंबाकू के उत्पादों पे 40% जीएसटी, अभी तक 28% था, इसको 40% जीएसटी कर दिया जा रहा है।
और ये संभवतः अप्रैल की जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसके अंदर इसका निराकरण हो जाएगा। इसके मान से सिगरेट और तंबाकू के, अगर सिगरेट का पैकेट जो अभी मिनिमम 95 रुपये के लगभग आता है, सबसे खराब पैकेट जो बिना उसका फिल्टर का आता है, वो हो जाएगा, आप ये मान के चलिए कि 140 रुपये के लगभग हो जाएंगे। और इसी प्रकार से जो पाउच के पैकेट जो 2-4 पता नहीं है, मुझे खाता नहीं तो अंदाज लिए, पर 2-4 ग्राम जो भी पाउच में मसाला रहता है, वो वाले जो है अब आपको जो 5-1 रुपये में खरीद लेते थे, अब आप भूल जाइए, वो 10 रुपये से कम नहीं आएगा। मतलब अगर दिन भर में आप एक आध सिगरेट का पैकेट फूंक दिया आपने और एक आध 2-4 पाउच खा लिए तो आप बड़े लोगों की गिनती में आ जाओगे, मतलब आपकी गिनती बड़े लोगों में शुरू हो जाएगी। एक बड़ी बात है ये, इसको लेके हालांकि और भी चीज़ें काम की जा रही है। दूसरा, गूगल पे से जो पेमेंट आप कर रहे थे अभी तक फ्री था, उस पर भी अब जीएसटी लगा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार अब है ना, थोड़े दिन और बचे हैं, जहाँ जहाँ नहीं जीएसटी लग रहा है वहाँ पे भी लगने लग जाएगा। बदन मत हिलाइए, ध्यान रखिए आप, क्योंकि इसमें भी कुछ हो सकता है। देखिए, इसमें जो गूगल वाली बात बताई, इसमें अगर बैंक से पेमेंट करता है तो उसके ऊपर कोई भी किसी तरह का जीएसटी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो यूपीआई से, जो डायरेक्ट यूपीआई से आ रहा है। जैसे पहले पेटीएम चलता था, लेकिन पेटीएम को बंद कर दी गई। अब गूगल और फोन पे, ये जो है, इनके माध्यम से अगर कोई पेमेंट करता है तो इन पर जीएसटी लगेगा। दूसरा विषय सिगरेट और तंबाकू पर, तो इसमें दो पहलू अलग अलग है। पहला पहलू ये कि कहीं ना कहीं अगर ये बढ़ाई जाती है इसकी राशि तो लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, और लोग अगर इसका नशा छोड़ने पर कहीं एक तरफ कहीं ना कहीं कमी होगी नशे में। दूसरा पहलू ये कि इस पर जो सरकार ने, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने शराब मुक्ति का लिया है, तो नशे से मुक्त करने के लिए जो नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने का जो प्रयास है, उसमें ये भी कहीं ना कहीं एक कदम हो सकता है कि मध्य प्रदेश में के अलावा जो भी भारत में जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश है, वहाँ इस तरह की थोड़े से पहल की जा रही है कि कहीं ना कहीं नशे से दूर रखा जाए युवाओं को, और कहीं ना कहीं शराब की बंदी और ये सिगरेट में और तंबाकू पर जो जीएसटी बढ़ाने का, कि लोगों के जेब पर कहीं असर पड़ेगा और थोड़ी कमी आएगी, नशे में आएगी। एक और खबर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो अमेरिका से अप्रवासी भारतीयों को निकाला जा रहा है, उनकी हालत बहुत खराब है। उन लोगों को वहां से उठाकर पनामा डाला जा रहा है। पनामा बहुत खराब जगह है, और पनामा में जिन जेलों में और जिन होटलों के अंदर एक एक कमरे में 15-15 लोगों को भरा गया है, कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ में रोते हुए दिखाया गया है। कुछ होटलों के अंदर ऊपर की साइड खिड़कियों से लोग आवाज लगा के मदद मांग रहे हैं, पर दया की कोई स्थिति नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो भारतीय गए थे, शायद वो रोजगार के किसी लालच में नहीं, वो किसी रोजगार की तमन्ना में वहाँ गए थे अपना भविष्य सुधारना। पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि दूसरे देशों की तरह हमारे यहाँ से कोई उसकी पहल नहीं हो रही, और जो भारतीय वहाँ चले गए हैं, ऐसा लग रहा है उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उन बच्चों का, वो किसी के भी बच्चे हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे वहाँ तक भागते गए। 6 महीने लगते हैं डंकी मार्ग से जाने में। एक डंकी मार्ग से ही गए, एक जो जिसको पकड़ के वापस लाया गया था अप्रवासी भारतीय को, उसने बताया था कि मार्ग के जो जंगल पड़ता है, करीब करीब 100 से 200 किलोमीटर का जंगल है पूरा, उसके अंदर देख के जब आप निकलोगे तो कई लोगों के मरे हुए शव, कई जानवरों द्वारा नोचे गए शव आपको ढेर मिलते हैं। उसमें से आपको बच के निकल के जाना पड़ता है। बहुत कठिन है, पर भविष्य अच्छा हो जाए, और भविष्य की लालच के लिए बहुत सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ हो जाए। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी बच्चे वहाँ से जितनी जल्दी लाया जा सके उनको लाया जाना चाहिए। तो जेल की त्रासदी में अगर 8-8 महीने पड़े रहे तो हो सकता है कि जेलों में मर भी जाएं तो हमें कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। ये बहुत दुखद स्थिति है। दूसरी एक खबर पर वो बात कर लेता हूँ मैं आखिरी में। महू में नगर निगम जो है 10,000 गायों की एक बड़ी अत्याधुनिक गौशाला बना रही है। मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि इसके पहले यशवंत सागर के पास भी खजूरिया में भी एक गौशाला बनाई गई है, नगर निगम द्वारा बनाई गई, और नगर निगम ही उसको मेंटेन करती है। नगर निगम द्वारा बनाई गई इस गौशाला का काम पहले नगर निगम के कर्मचारी और सब देखा करते थे, और यहाँ पे जो भी दान चंदा आया करता था उससे वो गायों का पालन लालन किया था। उन गायों का दूध दोहन नहीं किया जाता था, उनको वैसे ही रखा जाता था। पिछले कुछ समय से वहाँ पर जो है गायों को, लोग जो गायें हैं उनका पूरा कामकाज महापौर जी के सौजन्य से किसी एनजीओ को या किसी संगठन को दे दिया गया है काम, और वो अब चूंकि सारा खर्च नगर निगम उठा रही है, पर वहाँ जो गायों की देख रेख और सारा काम जो है वो कुछ बाबा और संत लोग कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पर मज़ेदार बात यह है कि चूंकि गाय है तो दूध तो निकलेगा, दूध निकल रहा है, क्योंकि 1500 गाय मिनिमम, जो वहाँ मेरे सूत्र उनका कहना है बहुत खराब हालत में भी कम से कम 200-300 गाय तो दूध देती है। तो 200 से 300 गाय का दूध भी निकल रहा होगा, दूध निकल रहा होगा तो मलाई भी निकल रही होगी, और मलाई भी निकल रही होगी तो घी भी निकल रहा होगा। पर इसका कोई भी हिसाब नगर निगम में कहीं नहीं है कि ये मलाई कौन मार रहा है या यह घी कौन ले जा रहा है गाय का, क्योंकि गाय का घी भी बन रहा है वहाँ पे, बड़ी अच्छी स्थिति बन रहा है वहाँ पे, और गुड़ वगैरह भी आ रहा है जो वहाँ जो लोग दानदाता चढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के सार ये है कि गायों की व्यवस्था तो ठीक है, पर कम से कम ये घी और मलाई कौन मार रहा है इसके बारे में नगर निगम को थोड़ी जानकारी देना चाहिए कि कहाँ जा रहा है। तो ये तो थी अखबारी खबरें हमारी।
कल भोपाल में कांग्रेस की बैठक हुई थी, हम भी वहाँ मौजूद थे। कांग्रेस की बैठक की हमने स्थिति देखी। दोनों ही आधे से ज़्यादा जो है चौधरी जी कल राजस्थान के जो मध्य प्रदेश के नए प्रभारी हैं वो वहाँ आए थे और उनको लेकर जो है बैठक रखी गई थी ताकि वो नई दिशा तय कर पाएँ। पहले ही में उन्होंने जीरो का बोल दिया कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप जो है आपके मध्य प्रदेश को लेकर क्या खाका, तो उन्होंने कहा मेरी अभी जानकारी शून्य है। आप बताइए कि आप तालाब में कूदने जा रहे हैं और आपको यही नहीं मालूम है कि जानकारी आपकी है नहीं। कुछ तो तैयारी करके आता है आदमी, उनके पास कोई तैयारी नहीं थी। दूसरी बात ये कि धड़ों में बटी हुई कांग्रेस यथावत दिख रही थी। प्रतिपक्ष नेता और जीतू पटवारी, उमंग सिंघार जीतू पटवारी की बीच दूरियां बाकायदा खिंची हुई दिख रही थी और जो स्वागत इसके पूर्व प्रभारियों का होता रहा है वो व्यवस्था वहाँ नहीं दिखी। बहुत ही फीकी व्यवस्था में स्वागत हुआ है कांग्रेस का वहाँ पर, और यही आधी अधूरी कांग्रेस अब मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। मुझे लगता है कि क्या स्थिति बनेगी, क्या है देखिए कांग्रेस का भविष्य कल हमने भी देखा कि किस तरह से उनका नए जो प्रभारी उनका स्वागत किया गया। बड़े सामान्य तरीके से ऐसा लगा नहीं कि प्रभारी है और प्रभारी का स्वागत। अब मध्य प्रदेश में उनको ही पता है कि किस तरह की गुटबाजी है, तो वही खुद उलझन में कि आखिर में कहाँ किस कैसे सबका समन्वय बिठाया जाए। जीतू पटवारी के खिलाफ कई लोग जा रहे हैं और जीतू पटवारी के खिलाफ कई गुट भी बन चुके हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए उनके लिए प्रभारी जो है उनके लिए आसान नहीं है, यहाँ का रास्ता बहुत मुश्किल है और मध्य प्रदेश के वाकिफ नहीं उस वहाँ की आबो हवा से, तो अब थोड़ा सा तकलीफ वाला काम। एक और बात इसमें जरूर है कि वही जरूर समझ गए कि मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ, पर पदों पे बैठे लोग जो यहाँ कांग्रेस में बैठे हैं वो कांग्रेस पर भारी है और उनके बिना उनके जब तक उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी कांग्रेस की रफ्तार नहीं मिल पाएगी। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक खबरें भी। हम आपसे आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और जो भी आपको लगता है आपके मित्रों तक दिए पहुँचाया जाए, इस कार्यक्रम को पहुँचाएँ। हम आगे भी आपको निरंतर इसी प्रकार कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।